दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के भाग 2 से संबंधित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। इस ऑडियो आर्टिकल में हम आर्थिक सर्वेक्षण के वॉल्यूम 2 के दूसरे खंड और इस सीरीज के आखिरी ऑडियो आर्टिकल को लेकर आए हैं। इसमें वॉल्यूम 2 के आखिरी 5 अध्यायों को शामिल किया गया है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आर्थिक समीक्षा के 6वें अध्याय की शुरुआत बृहदारण्यक उपनिषद के इस श्लोक से की गई है, जिसका अर्थ है सभी खुश रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्याय 6 है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन। इस अध्याय में 2030 के व्यापक विकासात्मक एजेंडे को प्राप्त करने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की बात कही गई है। यह व्यापक विकासात्मक एजेंडा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को समाहित किए हुए हैं। सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में SDGs को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कई पहलों की शुरुआत की गई है। भारत इस हेतु अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कई सक्रिय जलवायु कार्यवाहियां कर रहा है। भारत ने अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी NDC में उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 2005 के स्तर से GDP के 30 से 35% तक कम करना तय किया है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बाद SDG के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएं बढ़ गई हैं। COP26 के 2021 में स्थगित होने से भी 2025 के बाद के लिए तय किए गए टारगेट्स पर काम करने के लिए अब कम वक्त बचा है। वर्ष 2020 में भारत की SDG का मुख्य बिंदु स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू यानी VNR है। यह सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम यानी HLPF को पेश करता है। नीति आयोग ने जुलाई 2020 में HLPF में भारत का दूसरा VNR प्रस्तुत किया, जिसमें देश की उपलब्धियों और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपने आगे की रणनीति बताई गई है। विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के अलावा VNR रिपोर्ट में SDG स्थानीयकरण के भारतीय मॉडल, विभिन्न स्टेक होल्डर के परामर्श के दृष्टिकोण, SDGs के कार्यान्वयन के साथ व्यवसायों को एकीकृत करने की रणनीति और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करने के तरीके भी पेश किए गए। हाल के समय में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत निजी क्षेत्र का खर्च SDG फ्रेमवर्क में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का मुख्य मार्ग है। 2030 के एजेंडे के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए SDGs का स्थानीयकरण किसी भी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। SDGs के स्थानीयकरण में प्रासंगिक संस्थाओं और स्टेक होल्डर्स द्वारा SDGs को राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर पर लागू करने, नियोजित करने, निगरानी और परिपालन की प्रक्रिया शामिल है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने आजीविका के सृजन, भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया है। इन कारगर पहलों के कारण ही भारत इस महामारी को झेल सका और देश इस मुश्किल घड़ी में भी SDGs को प्राप्त करने में सक्षम बना रहा। इस अध्याय में जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित कई पहलों और मिशन की चर्चा भी की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC की चर्चा की गई है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना को वर्ष 2008 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा मिशन, ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन NAPCC के तहत संचालित प्रमुख मिशन है। ग्रीन इंडिया मिशन का मकसद वन आच्छादन को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना, बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देना है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन कार्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2014 में अप्रूवल मिला था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण और समर्थन प्रदान करना है। भारत का राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी NDC और उसकी संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने तय किया है कि उसके विकास का मार्ग एक होना चाहिए, जो सतत विकास के 3 स्तंभों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर पर्याप्त जोर देता है।
भारत में एनडीसी का कार्यान्वयन 1 जनवरी 2021 से प्रभावी रूप में शुरू हो गया है। इस अध्याय में जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता की बात कही गई है। 1992 के रियो अर्थ सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अपनाया गया। जलवायु परिवर्तन पर अन्य कई समझौतों और निर्णयों को अपनाया गया, जिसमें हाल ही में 2015 में पेरिस समझौते को अपनाया गया है। इसका मुख्य फोकस वैश्विक तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। इसके अलावा COP25, जिसका शीर्षक चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन रखा गया था, इसमें विकासशील देशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के समाधान पर जोर दिया गया। अब यदि बात इस अध्याय में वर्णित सतत विकास में निवेश की करें तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत ने पूर्वी तट पर उत्पन्न बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात के चलते 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में भारत में 42% भूमि को सूखे का सामना करना पड़ा, जो कृषि संकट का बड़ा कारण बना। केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई योजनाएं कम कार्बन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही हैं। यदि बात इस अध्याय में वर्णित उन पहलों की करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा समर्थित है, तो उनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन आदि शामिल हैं। स्थायी व्यापक आर्थिक विकास के लिए जलवायु और आर्थिक नीतियों के संरेखण को बढ़ाया जाना चाहिए। भारत का प्रयास एक मजबूत विकास और सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें बेहतर प्रयास के आधार पर जलवायु परिवर्तन जोखिमों का मुकाबला शामिल है। देश मिशन मोड पर अनुकूलन और शमन कार्यवाही को लागू करने के लिए अपने घरेलू संसाधनों पर निर्भर है। इसलिए मुख्य रूप से देश के लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा करने के लिए वित्त पोषण के विचार महत्वपूर्ण रहेंगे। संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं के बीच एक विशाल अंतर के साथ एनडीसी के व्यापक लक्ष्यों को लागू करना एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस खंड के 7वें अध्याय की तरफ, जिसका शीर्षक है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। इस अध्याय की शुरुआत तिरुवल्लुर के एक कथन से की गई है, जिसका अर्थ है कि कृषि बिन निज स्वार्थ के लोक का भरण करता है और इस संपूर्ण जगत के जीवों को अपनी इस सत्ता के आश्रय में ले आता है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। कृषि कार्यों और कृषकों को भी इसका दंश झेलना पड़ा, क्योंकि कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने कृषि के विपणन और आवागमन को प्रभावित किया है। कृषि क्षेत्र को आगे सशक्त बनाने और सहयोग करने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, टॉप से टोटल तक आदि कार्यक्रमों की शुरुआत की घोषणा की है। यदि बात फसलों के उत्पादन की करें तो वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा, जो वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। इसके अलावा किसानों को खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त साख की जरूरत है। वर्ष 2019-20 के लिए साख प्रवाह का लक्ष्य 13,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और 13,92,469.81 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त किया गया। इसके अलावा 15 मई 2020 को कृषकों के लिए फार्म गेट के निर्माण के लिए वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना निधि की घोषणा की। यह योजना वर्ष 2020-21 से शुरू होकर वर्ष 2029-30 तक चलाई जाएगी। अब यदि हम बात इस अध्याय में वर्णित कृषि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की करें तो वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने लगभग 252,000 करोड़ रुपए के कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया। भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख देशों में यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। भारत सरकार ने मार्केट सीजन 2020-21 के लिए खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की बात कही है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY बीमित फसल के खराब होने पर व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है। 2019 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लक्ष्य देश भर के सभी भूमिहर किसानों की आय में सहयोग प्रदान करना था। कृषि से संबंध अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उनमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन शामिल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 2030 तक दूध और दूध के उत्पादों का लगभग 266.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है। FAO-STAT के आंकड़ों के अनुसार भारत अंडों के उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे और मांस उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है।
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में एक पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी AHIDF का गठन किया है। इसके अलावा सरकार ने एक राष्ट्रीय पशु रोग निवारण कार्यक्रम यानी NADCP को मंजूरी दी है। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान 7.58% है। मत्स्य क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने मई 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था। इसके अतिरिक्त यदि हम कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक मुख्य अनुसंधान संगठन है। सरकार प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और एकीकृत कृषि, जलवायु के प्रति लचीली तकनीकों का प्रदर्शन और उन्नयन, मशीनीकरण और फसल अवशेष का प्रबंधन आदि क्षेत्रों के लिए काम कर रही है। इस अध्याय में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बात भी की गई है, जिसके अंतर्गत खाद्य उद्योग क्षेत्र की कुछ नवीन पहलों का जिक्र किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग GDP, रोजगार और निवेश में अपने योगदान के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अहम भाग बन गया है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण, हरित क्रांति, उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि योजनाओं की शुरुआत की है। खाद्य प्रबंधन के मामले में सरकार लगातार खाद्य पदार्थों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है। सरकार खाद्य प्रबंधन के मामले में विशेष ध्यान देते हुए खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन, चावल को पोषण युक्त बनाना और वितरण करना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खुले बाजार में बेचने की योजना, खाद्य सब्सिडी, भंडारण आदि पर काम कर रही है। भारत में केंद्रीय भंडारण निगम के पास 423 गोदाम हैं। इसके अलावा सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10% और 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने सितंबर 2020 में कृषि संबंधी बिल भी पेश किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी आबादी आज भी कृषि कार्यों पर आश्रित है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में विकास का भारत में सबसे बड़े निम्न आय वर्ग पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि भारत कृषि को एक आधुनिक व्यावसायिक उद्यम के रूप में देखा जाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित उपायों जैसे ग्रामीण स्तर पर खरीद केंद्र, उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच लिंक, ग्रामीण बाजारों का विकास, गोदानों का जीर्णोद्धार और रेल ढुलाई को बेहतर बनाना, फ्रेट कॉरिडोर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाने की जरूरत है। तो चलिए हम रुक करते हैं इस खंड के 8वें अध्याय की तरफ, जिसका नाम है उद्योग और अवसंरचना। इस अध्याय की शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टाइन के कथन हर संकट के बीच महान अवसर निहित है से की गई है। इस अध्याय के माध्यम से भारत के उद्योग और आधारभूत ढांचे की बात की गई है। कोरोना महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को इस सदी के सबसे भयावह संकट से गुजरना पड़ा है। इसके फलस्वरूप अरबों लोगों की जीविका का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उद्योग क्षेत्र भी इस दुष्चक्र से नहीं बच सका है। लॉकडाउन के दौरान इसमें बड़ी तेजी से गिरावट देखी गई है। भारत ने इस समस्या से उबरने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलें की गई हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP तथा 8 कोर सूचकांक के विभिन्न उप घटकों में V शेप रिकवरी देखी गई है। IIP ने नवंबर 2019 में 2.1 की तुलना में नवंबर 2020 में -1.9% की वृद्धि प्राप्त की है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियों में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों की भागीदारी को युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा भारत सरकार देश में व्यापार अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग 63वीं है। भारत ने इस इंडेक्स में 10 मापदंडों में से 7 में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त उद्योग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। स्टार्टअप इंडिया खुली सोच को स्वीकार कर बदलते विश्व में खुद की जगह बना सकते हैं। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप को मदद करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। इसमें स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम, पेटेंट फाइलिंग फीस में 80% की छूट आदि। औद्योगिक क्षेत्र में मुद्दों और पहलों की बात करें तो स्टील उद्योगों, शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण इनपुट्स में से एक है। भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। कोयले की बात करें तो यह भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जीवाश्म ईंधन है। वित्त वर्ष 2020 में कच्चे कोयले का उत्पादन 729.1 मिलियन टन था।
कपड़ा और वस्त्र उद्योग का भारत की जीडीपी में 2% का योगदान रहा है। यह देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र हेतु भारत सरकार ने कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया है। अब यदि हम इस अध्याय में वर्णित अगले अहम बिंदु की बात करें तो देश में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थिति विकास का आधार है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की है। इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र निधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। भारत में अवसंरचना में निवेश मुख्यतः सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में ही आया। अवसंरचना के प्रमुख स्तंभों की बात करें तो पहला है सड़क क्षेत्र। भारत में सड़क परिवहन यातायात प्रणाली का आधार है। चाहे यात्री परिवहन हो या माल की आवाजाही, सड़क परिवहन देश में यातायात का आधार है। जीवीए में वित्त वर्ष 2019 में परिवहन क्षेत्र का योगदान 4.6% था, जिसमें से सड़क परिवहन की भागीदारी लगभग 67% थी। अवसंरचना का दूसरा क्षेत्र नागर विमानन यानी सिविल एविएशन विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। कोरोना के कारण उपजी गंभीर चुनौतियों के बावजूद भारतीय उड्डयन उद्योग संकट से उबरने का प्रयत्न करता रहा है। इस उद्योग ने पूर्ण सेवा भाव का परिचय दिया है। इसी के अंतर्गत चलाए गए वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विश्व में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था, जो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है। तीसरे क्षेत्र यानी बंदरगाह और नौवहन की बात करें तो यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का एक बेहतर तरीका है। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की लागत और बंदरगाह की प्रतीक्षा अवधि को भी कम करता है। वैसे ही भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत 67,580 किलोमीटर से अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस, पावर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर आधारभूत अवसंरचना के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो भारत के विकास में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। यदि बात हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो भारत सबसे तेज गति से शहरीकरण की ओर बढ़ने वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरों की जनसंख्या 37.7% थी, जिसका 2030 तक लगभग 60 करोड़ होने का अनुमान है। इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, लाइट हाउस प्रोजेक्ट सहित कई योजनाओं को मंजूरी दी है। अंततः कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी की वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ी भारी मार के कारण उद्योग और अवसंरचना क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए निरंतर उपायों की जरूरत होगी, जो अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए जरूरी है। वित्त वर्ष 2021 को निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से देखा जा सकता है कि जो जरूरी है उसे करना आरंभ करें और फिर वो करें जो संभव हो। आप अचानक पाएंगे कि आप वो कर रहे हैं जो असंभव था। तो चलिए अब एक नजर अध्याय 9 पर डालते हैं। इस अध्याय में सेवा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया गया है। सर्वे के आंकड़ों को गौर करें तो वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में लगभग 16% का संकुचन देखा गया, लेकिन 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमानों के पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सेवा क्षेत्र के जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सकल मूल्य वर्धित में इस संकुचन का 8.8% तक ही रहने का अनुमान लगाया गया है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोविड-19 महामारी और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर जैसे कि पर्यटन, विमानन और हॉस्पिटैलिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो कि फरवरी 2020 में 85 महीने के उच्च स्तर 57.5 था, अप्रैल 2020 में अपने निम्नतम स्तर 5.4 पर गिर गया। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 2019 में दुनिया में एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची में 9वें पायदान पर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि वैश्विक मंदी, कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बावजूद भी भारत में अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान एफडीआई में लगभग 17% की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वे के मुताबिक ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जहां अप्रैल 2020 में रेल माल यातायात में 35.3% का संकुचन था, वहीं सितंबर 2020 में 15.5% की तेजी देखी गई है। पोर्ट अवसंरचना के विकास और विनियमन में सुधारों के बाद भारतीय बंदरगाहों पर शिपिंग टर्न अराउंड टाइम 2010-11 में 4.67 दिन से घटकर 2019-20 में 2.62 दिन हो गया है।
हालांकि यह अभी अंकटाड के दुनिया भर में औसतन शिपिंग टर्न अराउंड टाइम 0.97 दिन से ज्यादा है। अगर पर्यटन क्षेत्र पर नजर डालें तो यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर के मुताबिक 2020 के पहले 10 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में 72% की गिरावट आई है। यानी कि विश्व पर्यटन स्थलों को जनवरी अक्टूबर के बीच 2019 की इसी अवधि की तुलना में 900 मिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मिले। 2019 में भारत दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के मामले में 2018 के 22वें स्थान से गिरकर 23वें स्थान पर चला गया। जहां एक तरफ देश में दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में हिस्सा 1.23% रहा, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की पर्यटन विदेशी मुद्रा आय का 2% से ज्यादा प्राप्त हुआ। इस हिसाब से पर्यटन विदेशी मुद्रा आय के मामले में भारत दुनिया में 12वें और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 7वें स्थान पर रहा है। 2019 में भारत में कुल विदेशी पर्यटकों के आगमन में 67% हिस्सा महज 10 देशों बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी और रूस के विदेशी पर्यटकों का रहा। राज्य स्तर पर बात करें तो जहां घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहे, तो वहीं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अग्रणी हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 2013 की अपनी 65वीं रैंक से काफी सुधार करके 34वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र का 2018-19 में भारत की कुल जीडीपी में 5% का योगदान रहा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद भारतीय स्टार्टअप पारितंत्र ने अच्छी प्रगति की है। इस साल 12 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टेटस मिला, जिसके बाद देश में अब कुल 38 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। हालांकि नेस्कॉम टेक स्टार्टअप रिपोर्ट 2021 के अनुसार अमेरिका और चीन में क्रमशः 243 और 227 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जो कि भारतीय आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक भारत ने 2019-20 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जबकि इस दौरान अमेरिका ने भारत की तुलना में लगभग 10 गुना तो चीन ने लगभग 6 गुना अधिक खर्च किया। इसके अलावा उपग्रह लॉन्च करने की बात करें तो हाल के वर्षों में भारत ने प्रति वर्ष लगभग 5 से 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। वर्तमान स्थिति देखी जाए तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में 54% से अधिक है, जबकि देश में इस क्षेत्र में होने वाला FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कुल FDI का लगभग 80% है। देश के सभी 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में GSVA यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड यानी सकल राज्य मूल्य वर्धित की 50% से ज्यादा का हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है। यहाँ तक कि चंडीगढ़ और दिल्ली अपने सेवा क्षेत्र से अपने कुल GSVA का 85% प्राप्त करते हैं। हालांकि सिक्किम के GSVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे कम महज 27.02% ही है। वैश्विक आंकड़ों को देखें तो भारत 2019 में वाणिज्यिक सेवाओं के व्यापार में शीर्ष 10 व्यापारिक देशों में शामिल रहा, जो कि कुल वैश्विक सेवा निर्यात का 3.5% था। अब इस आर्थिक सर्वेक्षण के अंतिम टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक का शीर्षक सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास किसी देश के विकास की आधारशिला रखने वाली प्रमुख गतिविधियों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। जहां मानव विकास के 2 प्रमुख घटक शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोरोना और लॉकडाउन का बुरा असर पड़ा, तो वहीं इन क्षेत्रों में नए विकास और प्रयोग भी देखने को मिले। ऑनलाइन स्कूली शिक्षा बड़े पैमाने पर शुरू हुई और सरकार ने सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा सुलभ बनाने के लिए कई उपाय किए। इसके लिए सरकार ने PM ई-विद्या, मनोदर्पण सरीखे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश को भी लागू किया। इसी तरह लॉकडाउन के दौरान गिग इकोनॉमी और संगठित क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम कल्चर में विकास देखा गया। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेस की 2018-19 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल कार्यबल 48.78 करोड़ हो गया है। साथ ही 2017-18 और 2018-19 के बीच बेरोजगारों की संख्या में लगभग 0.79 करोड़ की गिरावट आई है। अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1% से 2018-19 में मामूली रूप से घटकर 5.8% रही। कार्यबल की यह वृद्धि मुख्य रूप से महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। 2017 में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 17.5% से बढ़कर 2018-19 में 18.6% हो गई। सर्वे में दिए आंकड़े के अनुसार देश में लगभग 25 करोड़ लोग स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयड
12.2 करोड़ लोग नियमित वेतन या वेतनभोगी कर्मचारी और 11.5 करोड़ लोग कैजुअल वर्कर्स हैं। यानी कि 52% के करीब कार्यबल के साथ स्वरोजगार अभी भी रोजगार का प्रमुख स्रोत है। रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना सरीखे कार्यक्रम चलाए गए। केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% से 8.8% तक बढ़ गया है। यह वृद्धि सभी सामाजिक क्षेत्रों में देखी गई। शिक्षा क्षेत्र में 2014-15 में 2.8% से बढ़कर 3.5%, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान 1.2% से 1.5% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा सरकारी बजट में सामाजिक सेवाओं की हिस्सेदारी 2014-15 के 23.4% से बढ़कर 2020-21 में 26.5% हो गया है। हालांकि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार HDI यानी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 2018 में 129 की तुलना में 2019 में 131 हो गई है। लेकिन 2 अंकों की यह गिरावट दूसरे देशों के सापेक्षिक थी, क्योंकि इस दौरान HDI संकेतकों के उपघटक प्रति व्यक्ति GNI 2018 के 6,427 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में 6,681 अमेरिकी डॉलर हो गई है, जबकि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2018 में 69.4 से बढ़कर 2019 में 69.7 साल हो गया है। सभी स्तरों पर स्कूल और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सकल नामांकन में वृद्धि देखी गई है। सर्वे के मुताबिक 9.72 लाख से अधिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों के भौतिक बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है। इनमें शौचालय, पेयजल की सुविधा, मेडिकल जांच की सुविधा, बिजली का कनेक्शन, पुस्तकालय आदि में हुए सुधार को शामिल किया गया है। प्राथमिक स्कूल स्तर पर भारत ने लगभग 96% साक्षरता स्तर प्राप्त किया है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा पर 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति की जगह ले ली है। सर्वे ने स्वास्थ्य क्षेत्र की जानकारी में स्वास्थ्य संकेतक को आधार बनाया गया है। इसके मुताबिक कुल प्रजनन दर 1991 में 3.6 से घटकर 2018 में 2.2 हो गई है। जहां मात्र मृत्यु अनुपात 2016 से 2018 की अवधि के लिए प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पर 113 थी, तो वहीं अंडर 5 मृत्यु दर 2018 में 36 प्रति 1000 जीवित जन्म थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 100% खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को पा लिया है। जल जीवन मिशन की घोषणा के साथ सरकार ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस दिशा में गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके 100% घरों में नल का पानी कनेक्शन मुहैया कराया जा सका है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो पहले से रोजगार सृजन के प्रमुख स्रोत थे, लेकिन गरीब कल्याण रोजगार योजना को 20 जून 2020 को 6 राज्यों में 125 दिनों की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। इस पहल के प्रमुख उद्देश्यों में प्रवासियों और इसी तरह प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, आवास, आंगनवाड़ियां, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका परिसंपत्तियां और सामुदायिक परिसर के निर्माण सरीखे कामों में आजीविका के अवसरों को बनाना है। इस प्रकार आर्थिक समीक्षा खंड 2 के इस भाग में हमने जलवायु परिवर्तन के इस कठिन समय में सतत विकास की धारणा की ओर किए जा रहे प्रयासों को सही से देखा। यह प्रयास अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में देखने को मिला है। हालांकि कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है, फिर भी सरकार द्वारा लिए गए सुधारवादी कदमों से हम इससे उभरने में सक्षम होते जा रहे हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। कृषि क्षेत्र आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आधार पर इस कथन का विश्लेषण करें।